आज रेगुलर पॉलीगन देखते हैं हम, ठीक है। ये बताइए थोड़ा सा, रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल अंतः कोण कैसे निकालते थे हम लोग? सर अंतः कोण निकालना होता था, एक ईच इंटीरियर एंगल की बात करें कि प्रत्येक अंतः कोण कैसे निकलेगा? आपको n-2 इंटू 180 बाई n, अगर सम निकालना होगा तो n यहीं तक रहने देंगे आप, लेकिन अगर एक एंगल निकालना है तो आपको n से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एंगल या नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल इक्वल होते हैं आपस में। हाँ, प्रत्येक अंतः कोण। अगर हम ईच एक्सटीरियर की बात करें, ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करें कि प्रत्येक बाह्य कोण, ये क्या है? प्रत्येक अंतः कोण है ये, प्रत्येक अंतः कोण। तो प्रत्येक बाह्य कोण 360 बाई n था ना। तो ये बताने पिछले क्लास में भी हम चर्चा किए हैं, बट इनका थोड़ा सा हमको रेशियो देखना है कि बताइए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण का रेशियो क्या होगा? आप कहोगे सर इतना बाई इतना करेंगे, n से n कट जाएगा, 180 से 2 बार में कट जाएगा, क्या n-2/2 होगा? अरे समझ बात। तो आपसे अगर बताओ, अगर प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का रेशियो पूछे तब भी n-2/2। अगर हम आपसे योग वाला में भी पूछते कि सभी अंतः कोणों का योग ऊपर वाला केवल, सभी बाह्य कोणों का योग भी ऊपर वाला, तब भी रेशियो निकालेंगे तो यही आएगा। हाँ, अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों के योग का रेशियो सर यही n-2/2। एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का रेशियो सर यही। समझ में आ रहा है बात? तो इस पे सवाल आया हुआ है, उस पर थोड़ा सा चर्चा होगा कि बताइए अगर रेगुलर पॉलीगन का सबसे पहला एग्जांपल देखें तो 3 साइड कम से कम होना चाहिए हमारा बहुभुज में। तो जरा बताइएगा, अगर साइड, ठीक है, यहां लिखो साइड, नंबर ऑफ साइड, बस 2-3 कर लेंगे, जरूरी जो है। नंबर ऑफ साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर प्रत्येक बाह्य कोण एंड ईच इंटीरियर प्रत्येक अंतः कोण एंड रेशियो इंटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल के साथ रेशियो। तो बताइए अगर एक पॉलीगन में 3 साइड होंगे तो त्रिभुज है आपका, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर अंतः कोणों का योग आप कहोगे ये 180 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोणों का योग 360, ये फिक्स है ना। किसी भी पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360, चाहे वो कईयों भुजा वाला हो, इससे मतलब नहीं है। मैं 4 भुजा बोलूं, मैं 5 भुजा बोलूं, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा, कोनो बोला जाए, ये हमेशा क्या होगा? ये चेंज नहीं होगा। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360। ये सब बदलते चले जाते हैं। बताइएगा अगर 4 साइड वाला है तो उसका सम ऑफ इंटीरियर क्या होगा? आप कहोगे सम ऑफ इंटीरियर n-2 इंटू 180 होता है, बाई n नहीं, बाई n ईच के लिए हो जाता है। तो आप कहोगे n की वैल्यू 4, इसको हम n से लिखते हैं ना नंबर ऑफ साइड को, ये सब n बराबर है।
तो बताओ n की वैल्यू अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो 4 में से 2 गया और 2 गुणे 180 360 हो जाएगा। बताइए n बराबर 5 पे इंटीरियर का सम आपको यहाँ 5 रखेंगे, 5 में से 2 गया 3, 3 गुणे 180 540। बाई n क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ईच पूछेगा तब बाई n करेंगे हम, सम पूछेगा तो केवल ऊपर वाला करना है हमको। n बराबर 6 पे सम क्या होगा इंटीरियर का? 6 - 2 4 × 180 720 डिग्री। ये सवाल पूछा जाता है कि सम षटभुज, इसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन, जिस पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड 6 होते हैं वो हैं रेगुलर हेक्सागन। तो बोला जाता है कि रेगुलर हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो जवाब है 720। अब बाह्य कोणों का ये हमेशा 360। चलो अगर प्रत्येक एक्सटीरियर चाहिए, कुछ नहीं करना होता है, एक्सटीरियर सम वाले में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना होता है। तो 3 से 360 में डिवाइड करेंगे 120 है ना, 360 में 4 से डिवाइड करेंगे 90। तो बड़ी मजेदार है, इस पे सवाल पूछा गया है कि वो कौन सा चतुर्भुज है या वो कौन सा पॉलीगन है, ऐसे पूछा गया कि वो कौन सा बहुभुज है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो आपको चतुर्भुज बोलना पड़ेगा। चलिए n बराबर 5 पे एक्सटीरियर 72 और n बराबर 6 पे एक्सटीरियर, इसमें 6 से डिवाइड कर दो 60 डिग्री। देखना इंटरेस्टिंग चीज यहाँ, अब प्रत्येक अंतःकोण चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सम है इसमें डिवाइड करना पड़ेगा आपको। भाई n है ना आपका, तो बताइए इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो इसमें 90 ना, और इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 108। तो पंचभुज के एक अंतःकोण का मान 108 डिग्री, षटभुज के एक अंतःकोण का मान। तो यही प्रश्न आया था कि वो कौन सा बहुभुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का मान समान होता है। वो कौन सा बहुभुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का मान समान होता है। आपको इकलौता एक चतुर्भुज है जिसमें अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों समान दिखाई दे रहा है। वो कौन सा पॉलीगन है? आपको वो कौन सा बहुभुज है? तो चतुर्भुज। जिस बहुभुज के भुजाओं की संख्या 4 होती है उसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज। ये प्रश्न आया था। ये देखो, ये बोला रेशियो बताओ, क्या रेशियो हमने निकाला है n-2/2। इंटीरियर एंगल के लिए n-2 और एक्सटीरियर के लिए 2 यूनिट। n की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 - 2 1:2 होगा पहला के लिए। यानी बोला जाए कि त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा? तो जवाब है 1:2। चतुर्भुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का मान क्या होगा? तो 1:1। देख रहे हो, बराबर था ना 90-90, इसी का निकाला जा रहा है। 72 से 108, 36 दूनी 36 दिया, 2 3 ना, यहाँ रखेंगे 5, तो 5 में से 2 गया 3 और नीचे 2। कौन वाला? अच्छा इंटीरियर लिखना है पहले। हाँ पहले इंटीरियर लिखना है, पहले इंटीरियर लिखना है तो 3 2, एक्सटीरियर वाला होता तो 2 3। ये बताइए 120 और 60 2 1, तो षटभुज में क्या होता है? 2:1। ऐसे ही आगे भी निकाला जा सकता है ना, अष्टभुज 10भुज सब निकाल सकते हैं आप। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिए, सब एक बार देख लो। इस रेगुलर पॉलीगन में होता क्या है कि रेगुलर पॉलीगन में साइड्स एंड एंगल्स ये दोनों इक्वल होते हैं। साइड भी इक्वल होते हैं आपस में और एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी जितना एक भुजा होगा उतना ही लंबाई का सारा भुजा होगा। एक कोण जितना डिग्री का होगा उतना ही कोण सारा कोण जो है उतना ही डिग्री का होगा। जैसे समझो एग्जाम्पल, आप कहोगे इक्विलेटरल, इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज। अब बताइए समबाहु त्रिभुज में क्या इक्वल होता है तीनों साइड?
एंगल भी तीनों इक्वल होता है 60 60 60। स्क्वायर होता है इक्वल साइड, चारों साइड इक्वल होता है और प्रत्येक एंगल भी 90 90 होता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रेगुलर पॉलीगन के, समबाहुभुज के एग्जाम्पल। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, हाँ मतलब सम, इसका नाम हिंदी में है समषटभुज। समषटभुज, पांचों भुजाएं बराबर हैं तो हो जाएंगे। साइड सम नहीं बोल रहा हूं मैं, साइड इक्वल बोल रहा हूं मैं। साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। ऑक्टागन, हाँ ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, सम अष्टभुज, सम लगा रहना चाहिए। देखो एक अष्टभुज बोलोगे तो अलग बात होगी, 8 भुजा वाली आकृति अष्टभुज, लेकिन सम अष्टभुज बोलोगे तो सर 8 भुजा वाली भी होनी चाहिए प्लस भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए। सर रेगुलर पेंटागन में यस, भुजा बराबर और एंगल भी तो बराबर। हाँ बिल्कुल, आप कोई भी बहुभुज के आगे रेगुलर लगा दीजिए, हो गया आपका, या सम लगा दीजिए। एक तो पंचभुज होता है और दूसरा सम पंचभुज भी होता है। ये बताओ, सुनो ध्यान से, ये जो हमने n बराबर 5 लिखा है ये पंचभुज ही है ना, लेकिन इसका प्रत्येक अंतःकोण देखूं या प्रत्येक बाह्य कोण देखूं सब बराबर है। तो जिस बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर होगा उसी को तो समबाहुभुज कहा जाएगा, चाहे वो पंचभुज हो या षष्ठभुज हो या अष्टभुज हो। अरे समझ बात? तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अष्टभुज में आप हमेशा रेगुलर लीजिएगा। हो सकता है अष्टभुज में सर नॉन रेगुलर अष्टभुज हो आपका, उसके इक्वल साइड ना हो, अनइक्वल साइड हो। हाँ ये बताओ, n बराबर 4 का मतलब 4 भुजा वाली बहुभुज, 4 भुजा वाला बहुभुज तो आपका रोम्बस भी है। क्या रोम्बस है आपका रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल? आप लोग रोम्बस में केवल साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल ही नहीं इक्वल होते हैं, इसलिए रोम्बस रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल नहीं है, बट स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल है। समझ में आ रहा होगा बात? तो थोड़ा सा अलग है बस, पॉलीगन में कोई भी पॉलीगन, रेगुलर में स्पेशल। क्या स्पेशल? साइड भी इक्वल होना चाहिए और एंगल भी इक्वल होना चाहिए, तभी रेगुलर पॉलीगन है, अन्यथा वो केवल क्या कहलाएगा? पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, तो इतना करो। समबाहुभुज का क्षेत्रफल देखिए, n इंटू ए स्क्वायर बाई 4 कॉट क्या होता है? 180 बाई n, जहां n नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या, और a लेंथ ऑफ साइड है, लेंथ ऑफ साइड, भुजाओं की लंबाई। तो जरा बताइए, आपका रेगुलर पॉलीगन में एक एग्जांपल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसका एरिया ओरिजिनल में क्या था? √3/4a²। उसमें n कितना होता है? जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए आपको, तो आप इस फॉर्मूले पे देखो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले ये बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल है? यस सर। हाँ सर, रेगुलर पॉलीगन वो है जिसके तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं। चलिए, n कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? नंबर ऑफ साइड कितना होता है? 3, और भुजा की लंबाई तो आपने a² माना है, a²/4 रहेगा। कॉट 180 बटा में n 3 होता है ना, तो ये क्या कॉट 60 हो जाएगा? तो 3 इंटू a²/4 कॉट 60, कॉट 60 का मान 3 इंटू a²/4 कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, यही ना? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या ये √3 से 3 √3 बार में कट जाएगा?
तो फाइनली गुणा होके क्या आ रहा है सर, √3/4 ए स्क्वायर आ रहा है। यही होता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन है, बोलिए क्या स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है? तो स्क्वायर का एरिया देखते हैं थोड़ा सा। सर हमारे किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया इस फॉर्मूले पे निकल रहा है। इस फॉर्मूला में n क्या है, नंबर ऑफ साइड। स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4। a²/4 तो फिक्स है, ये नहीं चेंज होगा। इंटू कॉट 180/n, तो कॉट 180/4, 180/4 45 होगा, और कॉट 45 का मान, तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल a² आएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता था, भुजा स्क्वायर, वैसे निकल जाएगा। सम षटभुज का क्षेत्रफल, चलिए जरा इसको देखते हैं। सम षटभुज का क्षेत्रफल, आपको n के जगह क्या रखना पड़ेगा, 6, n के जगह 6 इंटू a²/4, कॉट 180/6, चलिए 6 इंटू a²/4 इंटू, इसको कॉट 60 लिखेंगे, कॉट 30 हो जाएगा। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, ये अगर √3 है तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखें इसी चीज को, ये बनेगा ना। इस चीज को थोड़ा ऐसे लिखना चाहते हैं, 6 इंटू √3/4 a²। 6 अपने जगह पे है, ये √3/4 इंटू a², ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो √3/4 a² था, ये क्या था सर, ये समबाहु का क्षेत्रफल है। इसके आगे क्या लग गया, 6। तो आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इधर मैं लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इंटू इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर बता दिया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक षष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको 6 गुना कर देना है बस, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक हेक्सागन का एरिया। तो हेक्सागन थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक। हेक्सागन बहुत ही रेगुलर हेक्सागन, सम षटभुज। देखिए इसमें क्या होगा कि 6 साइड भी बराबर होंगे और 6 एंगल भी बराबर होगा। तो इसका एक साइड अगर ए है तो 6a लेंथ का होगा ना, रेगुलर है तो बराबर होगा भुजा। और इसके एंगल जो होंगे, ईच एंगल, प्रत्येक कोण जो होगा कितना डिग्री का है हेक्सागन का। तो देखो ये याद नहीं करना आप कि इंटीरियर एंगल कितना होगा, आप याद है ना कि एक्सटीरियर का जोड़ कितना होता है, एक 360 होता है, उसमें से 6 से डिवाइड करो तो एक एक्सटीरियर निकलेगा 60 डिग्री। और जब एक एक्सटीरियर पता चल गया तो इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, आपने पढ़ा था ना इंटीरियर, यहां लिख रहा हूं मैं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इसको जोड़ के हमेशा 180 होता है। ईच इंटीरियर ईच एक्सटीरियर का जोड़ कितना होगा, 180। हाँ, तो आपको इंटीरियर एक्सटीरियर 60 आया था तो इंटीरियर 120 होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो आपका आंसर होगा 120 डिग्री। अच्छा सर, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन अभी अभी निकाला जस्ट, क्या 6 इंटू √3/4 a²। थोड़ा सा कैंसिलेशन करेंगे
तो 3√3/2 a², नहीं काट देंगे 2 से, तो ये आप डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर एरिया पूछा जाएगा बोल दिया जाएगा कि एक समषष्टभुज है, उसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका एरिया क्या है। बस यहाँ 2 पुट कर देना है आपको, तो फिर 2 4 2 6√3 हो जाएगा आपका आंसर। देखो थोड़ा ध्यान से, इसका जो सेंटर है, अगर हम लोग पहले डायगोनल की बात करते हैं थोड़ा, इसमें ना 2 तरह का डायगोनल होगा। एक डायगोनल तो ये होगा और एक डायगोनल ये होगा। मैं बोल रहा हूं 2 टाइप के डायगोनल होंगे, केवल 2 डायगोनल नहीं होंगे, 2 टाइप के डायगोनल होंगे। पहले तो ये बताओ नंबर ऑफ डायगोनल इस रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल होंगे। आपको वैसा डायगोनल का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था पॉलीगन में, n × n-3/2। यहाँ n की जगह क्या है 6 है, तो 6 रखेंगे हम, तो 6 × 3 × 2 यानी 9 होगा। तो अगर प्रश्न किया जाए कि एक रेगुलर हेक्सागन या हेक्सागन, हेक्सागन में भी उतने ही डायगोनल जितना रेगुलर हेक्सागन में, तो एक हेक्सागन में कितने डायगोनल होंगे, कितने विकर्ण होंगे, 9। तो देखो ध्यान से, अब 9 हम खींचने नहीं जाएंगे ना, थोड़ा सा हो जाएगा ना गिज में। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसका नाम लिख रहे हैं, अगर रेगुलर पॉलीगन का नाम है ABCDEF, क्या नाम है ABCDEF, इसमें 2 टाइप के हैं डायगोनल। बस केवल पूछा जाता है कि एक हेक्सागन में कितने प्रकार के विकर्ण होते हैं। 2 प्रश्न पूछा जाएगा कि हेक्सागन में कितने प्रकार के विकर्ण होते हैं, तो 2 प्रकार के। कितने विकर्ण होते हैं, अब देख लेना ध्यान से कि क्या पूछा गया है। पूछा है कि कितने विकर्ण होते हैं, तो 9। और कितने टाइप के विकर्ण होते हैं, तो 2। अब इन्हें कि कितने टाइप के विकर्ण होते हैं वो में 9। अरे बात समझ में। तो 2 टाइप डायगोनल्स, 2 टाइप डायगोनल्स कौन, जरा देखना ध्यान से। एक तो ये AC वाला हो गया। अच्छा, इस AC के जैसा बहुत सारा है, दिखाता हूं। एक AC और ये B से देखना, एक BD, फिर C से देखना। केवल एक अल्टरनेट वर्टेक्स को छोड़ के देखो, सारे एक टाइप के डायगोनल होंगे। यानी A के बाद B छोड़ दिया तो C को मिला दिया AC। अब B से अगर खींचना है ना तो C को छोड़ के D से मिला देना है, फिर C से खींचना है तो D को छोड़ के E से। इस तरह के कितने हैं देख लेते हैं। एक AC, दूसरा BD, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, सब एक जैसा होगा ना। BD, तीसरा CE, चौथा DF, एक एक गैप ले लेना है। DF के बाद EA, और बोलो, और F के बाद B, यही ना। बस फिर ऐसे शुरू हो जाएगा। तो देखो तो कितने हो गए, ये 6 हो गए ना। अच्छा, अब दूसरा टाइप का वो था, वो कौन है, AD। ये देखो तो 2 ठो छोड़ के खींच रहा है। अगर AD खींचा तो B से BE, 2 ठो छोड़ के, और C से CF, बस 3 को होता है। AD, B के बाद 2 ठो छोड़ दो, CD को BE, और तीसरा CDE छोड़ के CF। तो 6 गो एक टाइप का और 3 गो एक टाइप का, तो टोटल कितने, 9। इनकी लंबाई जरा देखना। सर ये जो आपने खींचा है, ये इंटीरियर एंगल 120 डिग्री था, तो 120 डिग्री पे जो AC होगा वो √3a होगा। इसका लेंथ कितना होगा, √3 × a, √3 × a। और ये वाला जो हमने खींचा है, ये साइड का डबल हो जाता है, a है तो 2a। समझ में आ रहा है बात। तो सबसे बड़ा विकर्ण कौन हुआ इसमें, मतलब जो, जैसे एक समबाहुभुज में 2 तरह के विकर्ण होते हैं, तो जो बड़ा विकर्ण होता है उसकी लंबाई क्या होती है, सर्वभुजा का दुगना होता है। और जो छोटा विकर्ण होता है उसकी लंबाई क्या होती है, सर्वभुजा का √3 गुना होता है। समझ में आ गया विकर्ण के बारे में। अब हम एरिया की बात करेंगे, ये कितने एरिया में बटा रहता है, इतना नोट करिए। इक्वल एरिया वाले, इक्वल साइड हो गया तो हो गया आपका हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। एंगल भी 120 डिग्री ही है। तो इसके सेंटर से जब आप इनके वर्टेक्स को मिलाइएगा, सेंटर से जब सारे वर्टेक्स को मिला दीजिएगा, तो आपको छोटे छोटे कितने ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं,
ये जो छोटे छोटे 6 ट्रायंगल हैं इनका एरिया भी आपस में क्या होता है, बराबर। और यही 6 त्रिभुज के बारे में बात किया जाए कि बताओ ये जो एक ट्रायंगल बना ये कौन सा ट्रायंगल है, यही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आप कहेंगे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को मिला करके एक रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है। तो वही ना हम लोग का फॉर्मूला आया था 6 × √3/4 a²। तो अगर ऐसे आप बांटिएगा एक हेक्सागन के एरिया को तो कै पार्ट में बटेगा, 6 पार्ट में। अब इसी में सवाल वो बना लेता है कि बोलता है अगर इस पॉइंट को हम O बोलेंगे, हाँ इस पॉइंट को हम O बोलते हैं जहां पे ये सब मिले हैं, और इस हेक्सागन का नाम हम ABCD बोल देते हैं, ABCDEF। तो बताइए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCO क्या होगा, है ना। ऐसे रेशियो में पूछेगा आपसे तो आप कहोगे देखो सर हम देखेंगे कि वो किसका एरिया पूछना चाह रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का पूछना चाह रहा है। तो सर इस क्वाड्रिलेटरल में कितना एरिया कवर हो रहा है, 2 यूनिट। अब पूरे हेक्सागन का 6 यूनिट है, हम रेशियो निकाल देंगे 2:6, 1:3 हो जाएगा। तो आपको देख के आंसर इसमें से करना होता है। आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ हेक्सागन ABCDEF। तो आपको 1 इसका होगा ना 1, अब पूरे का 6, 1:6। तो जो भी पूछेगा इसी में से देख के आंसर करना है आपको। एक तो ये हो जाता है एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, कई तरह से एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, थोड़ा देखते हैं सबको। एक ये देखिएगा, अगर आपके पास हेक्सागन है, ऐसे हेक्सागन है, और अगर आप ऐसे बांट देते हैं तो 2 इक्वल एरिया हो जाएगा, आधा इधर और आधा इधर। तो ये 2 इक्वल एरिया है। अब इस 2 इक्वल एरिया के लिए आपसे यही पूछ सकता था ना कि बताओ ट्रेपेजियम ABCD एरिया रेशियो ABCDEF। आप क्या कहते हैं, ये पूरा 3 ये पूरा 6, तो 1:2 हो जाता है आपका। कई तरह से बढ़ता है, जैसे मान लो इन दोनों को भी मिला देंगे, थोड़ा अलग से देखो, थोड़ा इसी को ऐसे देखिएगा, ये हमारे पास हेक्सागन है, ठीक है, इसे ले लेते हैं। क्या करूं, इसे मिला दूं, चलो पहले इसको देखो। इसमें एरिया बता सकते हैं कितना होगा, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका, सब यहीं से निकलेगा आपका। देखो ध्यान से, अगर इस लाइन को मिलाया तो जो 2 था वो ऊपर 1 हो जाएगा, ये भी 1 बचेगा। क्या ये ऊपर वाला 1 है, ऐसे ये पूरा 2 था ना, ऐसे ही इसको बीचों बीच मिला दिया तो ऊपर 1 नीचे 1, ये भी 1 है। और पूरा एरिया तो 6 था, तो क्या बीच में 4 बचा। तो देख लेना होगा क्या पूछ रहा है आपसे। सर वहां से मिला तो कंफर्म आधा होगा। यस बिल्कुल, ये एक सिमेट्रिक फिगर है, यहाँ जैसे भी बटेगा ना सब इक्वली बटेगा आपका। तो जैसे ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ, अब इसके डायगोनल इसी को मिलाइएगा, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो था वो भी क्या करेगा, इक्वल एरिया में बांट देगा। तो ऊपर 2 था तो ऊपर 1 और नीचे 1, ऐसे बढ़ जाएगा। ये समझ में आ रहा है बात। बहुत तरीका है इसमें एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हम लोग को देख लेना होगा। कहाँ से देखेंगे, मेन फिगर यही है हमारा, मेन फिगर यही है, इसी में से बांट के देखेंगे। ठीक है, इस तरह के कुछ ऐसे बांट देते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो नीचे ऐसे बांटे थे तो 1 था, उसमें भी एक लाइन खींच दिए तो आधा आधा हो गया। देखो ये 1/2, ये भी 1/2 नहीं, ऊपर भी 1/2, ये भी 1/2, तभी ना 1-1। देखो ये बगल में देखो 1-1 था, बीचों बीच खींच दिया तो आधा आधा बट गया होगा। ये पूरा 4 था
4 है तो देखो 1 2 3 4 5 6 को 4 बांटेंगे 1.5 ये 4 को 6 में बांटेंगे 2/3 पूरा एरिया 4 है और हमको इसको 1 2 3 4 5 6 को में बांटना है। सर लेकिन ये तो बड़ा होगा। हाँ गुड 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 गुड। ये भी 1/2 ये भी 1/2 होगा। ये फिक्स है ना ऐसे। अब देखना ध्यान से बहुत अच्छा 1 और 1 2 हो गया तो क्या इधर 1 और इधर 1 रहा होगा तब ना 4 बनेगा। तो ऐसे एरिया डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। अब इसमें किसी का किसी से पूछ सकता है बोलेगा बताओ ये वाला जो छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बीच में बन रहा है ना इसका एरिया पूरे हेक्सागन के एरिया से किस रेशियो में है। गुड। आपको 1/2:6 करने पे हमारा आंसर 1:12 होगा। तो ऐसे ऐसे छोटे कितने बनेंगे 12। ऐसे छोटे छोटे कितने बनेंगे 12 और ऐसे छोटे कितने बनेंगे 6। आगे समझ में इस पे सवाल बनता है एरिया डिस्ट्रीब्यूशन।